हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो आज मैं आपके साथ सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद, जैसा कि मैंने बोला था कि वन शॉर्ट वीडियो जो उसके रिवीजन की होगी शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो जो है वो शॉर्ट नोट्स की तरह से है। जो बच्चे डिटेल वाइज चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं उनके लिए है, ताकि वो एग्ज़ाम से पहले सिर्फ अपना ब्रशअप कर लें। ठीक है, जो कुछ भी उनके टॉपिक्स हैं माइंड में, वो अगर जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है तो वो सिर्फ इसको अगर वीडियो को देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। इट्स जस्ट अ रिवीजन नोट्स। ओके, तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं हम सॉलिड क्या है। अभी आपको मैंने अपनी डिटेल वीडियो में शेयर किया था ये चीज़ कि सॉलिड क्या है। सॉलिड एक मैटर की स्टेट है जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं बहुत क्लोजली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। इनका जो डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है, ये नॉन कंप्रेसिबल एंड रिजिड होते हैं क्योंकि इनके बीच में गैप कम होता है। तो इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से इनमें रिजिडिटी होती है। और इनके बीच में जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी एक अपनी फिक्स पोजीशन होती है। और इसमें सैंड के बारे में बताइए कि सैंड कैन ओनली ऑक्सिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, यानी कि किसी भी सॉलिड के अंदर अगर देखा जाता है ऑक्सिलेशन मूवमेंट तो वो अपनी मेन पोजीशन पे होता है। अब अरेंजमेंट के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे इसको हमने क्या कहते हैं, क्लासिफाई किया हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब आप देख रहे हैं, दोनों का डायग्राम देख रहे हैं कि एक की जो ज्योमेट्री है वो कितनी प्रॉपर है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जबकि आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री आप देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितनी अच्छी तरह से जो है उसके अंदर प्रॉपरली अरेंजमेंट है। तो अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि क्या होता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रखता है। इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, जो पैटर्न, जो सिस्टमेटिक पैटर्न है वो आपको फर्स्ट मतलब रो से लेकर लास्ट रो, जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया था, वो दूर तक मिलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है और ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर में होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर अलग अलग सेम क्रिस्टल के अंदर अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप उसको मेजर करते हैं तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। इसका रीज़न भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। अब इसके अंदर बताया गया है कि इनके अंदर डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होती है। इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। जब इसको आप किसी शार्प टूल से, एज टूल से इसको कट करते हैं तो ये प्रॉपर दो इस पीसेस में स्प्लिट हो जाता है, और जो न्यूली जनरेट सरफेस होती है वो बहुत ही प्लेन और स्मूथ होती है, जिससे कि आपका हाथ कटने की डर नहीं होता। अब यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक दिया हुआ है कि अलग अलग डायरेक्शन में इसको मेजर किया है, तो उसकी वजह से इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसके बाद फिर है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स एंड पॉलीमॉर्फ्स। ये मेरे ख्याल से मैंने अपने उसमें वीडियो में आपको बताया नहीं है, जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है डिटेल में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं है, तो वहाँ पे मुझे एनसीईआरटी में मिली नहीं ये चीज़। ठीक है, तो मैंने जिस बुक को चूज़ किया था, तो खैर, तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और पॉलीमॉर्फस क्या होते हैं। ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है सब्सटेंस की, जिनको पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड, पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं उनको। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है डिफरेंट, जो उसको हम पॉली, यानी कि पॉली मतलब सेम उसका ना होकर मोर देन वन। ओके, अब उसके बाद बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस सॉलिड क्या है। एमॉर्फस सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर, अभी आपने देखा कि इरेगुलर शेप होता है, इनके अंदर शॉर्ट रेंज होता है क्योंकि इनकी ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं होती। दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अरेंज ऑफ अ टेम्परेचर, मतलब कि ईजिली टेम्परेचर, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लो होता है, और ईजिली ये जो है क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये आइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में आपको सेम मिलती है, मतलब जस्ट अपोजिट टू दैट अभी आपने जो पढ़ा है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, और दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। उनकी हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। इनको हम स्यूडो और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, ये बहुत स्लोली फ्लो करते हैं, बट ये सॉलिड फ्लो करते हैं, इसलिए हम इनको स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, इसमें अभी आपने वो भी मैंने डिटेल में पूरा आपको बताया हुआ। सबसे पहला इसमें है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हैं। तो अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की डिटेल्स को देखते हैं। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे उसको जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है अलग अलग तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइप्स के ये होते हैं। एक शॉर्ट सा चार्ट बना के दिया हुआ है, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको मतलब कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉल करने में और मेमोराइज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, कितने तरह के होते हैं ये। तो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर सॉलिड्स के भी मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड के भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद उनके अंदर कौन कौन सा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि बॉन्डिंग किस तरह की होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नॉन पोलर हैं उसमें डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस होते हैं, और जो पोलर होते हैं उनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हमारा नॉन पोलर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, पोलर सॉलिड जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और इन तीनों में जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होता है वो फिजिकल नेचर में हार्ड होता है, जबकि नॉन पोलर और पोलर सॉफ्ट होते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो नॉन पोलर का होता है, और जो पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा लो जो है वेरी लो नॉन पोलर, और उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पोलर सॉलिड्स में, बट इट इज़ स्टिल लो। अब उसके बाद हम देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस हैं। इनके अंदर बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आप कहते हैं वो होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन के थ्रू जो है फोर्स डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इनकी क्या होती है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं, बट जब ये मॉल्टन यानी मेल्ट हो जाते हैं तो और या फिर एक्वस सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनका फिजिकल नेचर हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है। मैंने ब्रिटेल डक्टाइल की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है मेरी डिटेल वीडियो में। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। उसके बाद है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें मेटालिक आयन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो हमने इसको मेटालिक सॉलिड्स बोला है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और फिर उसके बाद दिया हुआ है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर होते हैं किसमें? सॉलिड में भी और मोल्टेन में भी। अब इसमें भाई आप देख सकते हैं कि मेटालिक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर है। फिजिकल नेचर जो है हार्ड होता है लेकिन मेलेबल और डक्टाइल होता है, यानी कि इसको आप मेलेबिलिटी क्या चीज़ है, डक्टिलिटी क्या चीज़ है, मैं आप एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी आपको पढ़ने को मिलता है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में इसको डिटेल में बताया हुआ है। और उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत इनका फेयरली हाई होता है, क्योंकि इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एक्चुअली ज़्यादा होता है, बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया हुआ आयरन, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, अब यहाँ पे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात हम करते हैं। ठीक है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, जो मतलब बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है कि ये कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टेन स्टेट में भी। फिजिकल नेचर जो है हार्ड, मेलेबल और डक्टाइल होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल में क्वार्ट्ज दिया हुआ है, सिलिका ऑक्साइड, ठीक है, डायमंड दिया हुआ है, ग्रेफाइट दिया हुआ है, यानी कि ये जो हैं एलोट्रोप्स हैं उसके आपके कार्बन के। ओके, एग्जाम्पल में है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्रिस्टल लैटिस, अभी ये आप इसमें शॉर्ट में बता दिया। नेटवर्क स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का दिया हुआ है किस तरह से, देखिए एकदम प्रॉपरली इवनली बना हुआ है, और इसी तरह से डायमंड का भी दिया हुआ है। तो ये सिर्फ एज अ मतलब कि मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को बना के याद नहीं करना है आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इस तरह का नेटवर्क होता है। अब क्रिस्टल लैटिस आता है। अब आपको पता है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, आपने डिटेल में पढ़ रखा है कि एक रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशन में, ठीक है, क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। एक रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट यानी कि बहुत सिक्वेंट पैटर्न में एक पर्टिकुलर ऑर्डर
तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में आपको दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद आता है लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट क्या है? द फिक्स पोजीशन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट हियर कॉल्ड लैटिस पॉइंट, यानी कि वो फिक्स पोजीशन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन हो सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट जो बार बार रिपीट हो रहा है 3 डायमेंशन, वो पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उसने एक क्रिस्टल लैटिस बनाया हुआ है, ठीक है। और ये क्रिस्टल लैटिस जो है ये पूरा क्रिस्टल बना रहा है बार बार जुड़कर एक दूसरे से, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस है तो अब बेसिकली अब उसके बाद जो टर्म आता है यूनिट सेल। यूनिट जो है वो यूनिट सेल यानी कि आपने पढ़ा हुआ है कि छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं क्रिस्टल लैटिस की वो आपस में कंबाइन होकर एक पूरा कंप्लीट सॉलिड का क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक क्रिस्टल बनाती हैं। यूनिट सेल क्या चीज़ है? इसको डिफाइन करते हैं जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है स्पेस लैटिस की, जो एक के ऊपर एक रिपीट होकर एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं। अब पैरामीटर विच कैटेगराइज अ यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल को कैटेगराइज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो इसके लिए बेसिक जो है पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि आपने एक ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। इसमें आपको कुछ बेसिक जो है चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम इसका पैरामीटर जो है डिसाइड करते हैं। जो डायमेंशन होती है यूनिट सेल की 3 एजेस के अलॉन्ग, जिसको हमने कहा है A, B एंड C, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको एकदम क्लियर दिख रही है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक एक्सिस है और यहाँ पर ये एक एक्सिस है, इन तीनों एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका बताया जा रहा है कि ये जो तीनों एजेस हैं इन एजेस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो होती हैं, ये जो मतलब कभी हो सकती हैं और कभी नहीं भी हो सकती हैं, यानी कि ये जो तीनों एक्सिस हैं ये जो डायमेंशन है, तो ये जो 3 एजेस हैं A, B, C, हमने इनको एक पैरामीटर लिया है। उसके बाद इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ एजेस of each other this denoted by angle between the edges अल्फ़ा बीटा गामा हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि किसके किसके जो आपका C और B के बीच में एंगल बना है उसको आपने अल्फ़ा बोला हुआ है, ठीक है। C और A के बीच में जो एंगल है वो क्या है? बीटा। उसी तरह से A और B के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो क्या है? गामा है। तो यहाँ पे आप इस चैप्टर में आपने इससे पहले जो मैंने इसको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। अब फर्दर देखिए, अब 7 क्रिस्टल सिस्टम इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाए हैं। इसको याद करने की मैंने पूरी प्रॉपर एक ट्रिक दी हुई है कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल या जिसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, और ट्राइक्लिनिक, ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर ये अल्फ़ा बीटा गामा और ये A B C ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है और इसके बेसिस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए हुए हैं। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इनको याद करने की एक पूरी प्रॉपर ट्रिक होती है। इसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो अपने चैनल पर दिया है, आप उससे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल जो है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं इसके सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम जो है वो डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं फिर से कहूँगी कि अगर डिटेल में जाना है तो आप मेरी चैनल पर इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को भी एक्सप्लेन किया है डायग्राम के साथ बना कर, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर्स पर तो मौजूद होते हैं, लेकिन कॉर्नर से मौजूद होने के साथ साथ जो है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। सेंटर यूनिट सेल और दोज यूनिट सेल इन विच वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द पोजीशन इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, यानी कि कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं ना कहीं पर
पाए जाते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि फेस सेंटर्ड क्या है, अभी कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ही डायग्राम बना के दिखाती हूँ छोटा सा। ठीक है, ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब को आप देख सकते हैं, ये क्यूब हो गया आपका। तो ये जो सामने दिख रही है ना, ये पहली वाली, इसको मैं पूरा फिल कर देती हूँ। ये एक हिस्सा क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। ठीक है, ये इसका हिस्सा फेस कहलाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके अंदर एक क्यूब में कितनी फेसेस होंगी। ठीक है, ये इसकी जो है आपका मान लीजिए कौन सी चीज़ कॉर्नर्स हैं इसके, इस कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर पे सिर्फ प्रेजेंट हैं, तो फिर भाई हमने इसको एक अलग तरह से नाम दिया हुआ है कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। उसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कॉर्नर्स के अलावा जो है, जो प्रिमिटिव यानी जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें सिर्फ कॉर्नर्स में, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारी है उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रिमिटिव को एक बार यहाँ बनाकर दिखा ही देती हूँ मैं। तो ये कॉर्नर्स पर है बस। ठीक है, ओके, डायग्राम का ड्राइंग को जज मत करिएगा मेरी बिल्कुल भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो ये सिर्फ कॉर्नर पर है। ठीक है, और ये जो इसका सामने का हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये पूरा, ये एक फेस है, ये ऊपर वाला एक फेस है, इसी तरह से पीछे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, इन सारे फेसेस पे। तो ये कॉर्नर्स पे हैं, तो ये प्रिमिटिव है। अब यहाँ पर सेंटर्ड जो कॉर्नर्स के अलावा भी पाए जाते हैं, तो अब सेंटर्ड देख लेते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो फेस सेंटर्ड होती है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होने के साथ साथ कहाँ पे होते हैं, किसी एक फेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, अब चलिए अभी फेस सेंटर्ड भी बना के देख लेते हैं। ये आपका क्यूब है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक इस फेस पे प्रेजेंट है, तो ये फेस सेंटर्ड हो गया। अब इसी तरह से जो है दूसरा है कि बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो बीचों बीच में, ठीक है, कॉर्नर्स के अलावा बीचों बीच में भी प्रेजेंट होता है। और एंड सेंटर में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है किसी एक कॉर्नर के सेंटर पे होगा। इट कंसिस्ट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। ठीक है, किसी भी टू अपोजिट फेसेस पे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बनाकर भी दिखाया हुआ है कि कितनी तरह के जो हैं, मतलब टू अपोजिट फेसेस का मतलब आप समझ जाएं, एक या तो सामने की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, दो अपोजिट फेसेस होंगी। तो इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए आपको डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो डिटेल में जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लाइटिस पोजीशन। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसके आप जो रिवीजन आप कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो उस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करवाऊँगी, क्योंकि उस कैलकुलेशन को पूरा मतलब स्मार्टली और अच्छी तरह से करना पड़ेगा फिर से। तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। बस ये रिविजन के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में दे रही हूँ। अब यहाँ पे बताया गया है कि देखिए कितनी तरह से हम एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कितनी तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए नंबर ऑफ, पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है ओपन स्पेस स्ट्रक्चर ए, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है, और उसके बाद एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम्स। तो बेसिकली ये हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है ए, हम ऐसे इमेजिनेशन के थ्रू ही करते हैं। ये एक्चुअली इसमें इस तरह से कॉर्नर्स पे होगा, लेकिन इतनी दूर दूर तो होता नहीं है। वो बी वाला जो स्ट्रक्चर है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, ये हमें ये दिखा रहा है कि कितने ज़्यादा क्लोज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और जो हमारा एक्चुअल पोर्शन कितना। अब भाई एक यूनिट सेल के ऊपर दूसरी यूनिट सेल लगी होगी, तो एक जो स्फेयर है, यानी कि एक स्फेयर का मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये एक जो स्फेयर है इसका ये पूरा हिस्सा ऊपर वाले की तरफ जो यूनिट सेल होगी, यानी कि यहाँ पे कोई होगी, फिर इधर भी कोई होगी, फिर इधर भी कोई होगी, यानी कि सब फेसेस से अटैच होके, क्योंकि ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग यूनिट सेल से बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जा रही है, बनाती हुई चली जा रही है। तो वो कुछ हिस्सा ऊपर वाले में जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे वाले में जाएगा। तो कितना पोर्शन जो है पार्टिसिपेट करता है एक एटम का यूनिट सेल में, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद फेस सेंटर के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस
इट इज़ शेयर्ड बाय 2 सेल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फेस पे प्रेजेंट है जैसे कि ये, तो वो 2 तरह से दिखाया जा रहा है, 2 तरह से कि वो 2 यूनिट सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई ये एक जो आपकी फेस है, ये आपकी एक फेस है, ठीक है। अब इस एक फेस को, ये जो सामने वाली फेस है, ये किसी दूसरी यूनिट सेल से कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अगर मान लीजिए कि फेस सेंटर्ड है, तो ये फेस से प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरी यूनिट सेल को जोड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका सिर्फ जो मतलब एक यूनिट सेल में आधा हिस्सा और दूसरी यूनिट सेल में आधा हिस्सा होता है। ओनली हाफ ऑफ द एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू 1 यूनिट सेल। अब इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से करके बनाया गया। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में होता है, अब इसकी कैलकुलेशंस जो है यूनिट सेल की पर एटम कैसे निकाली जाती है, वो भी मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा वीडियो के थ्रू। अब बॉडी सेंटर देखते हैं। अब बॉडी सेंटर में क्या है, बॉडी सेंटर में देखिए बीचों बीच में होता है वो, तो जब बीचों बीच में होगा तो वो क्या करेगा कि वो जब एक यूनिट सेल के बीचों बीच में है, तो यानी कि वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है यूनिट सेल के अंदर, वो पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पूरा फुल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो पूरा फुल कंट्रीब्यूशन देता है। द 1 एटम इज कम्प्लीटली बिलोंग्स टू 1 एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, 1 एटम, ठीक है। और हमने ऊपर वाले में क्या देखा था कि कितना, हाफ एटम, ठीक है, ओनली हाफ एटम, क्योंकि आधा इसमें और आधा इसमें है। और एंड सेंटर में क्या है कि क्या कहते हैं, इफ़ एन एटम इज प्रेजेंट एट द एज ऑफ द सेंटर इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। तो यानी कि जो कितना हिस्सा दे रहा है, जब एक जो है सिस्टम में वो कनेक्टेड है एंड किसी एक ऐसे एंड पर, तो वो क्या कर रहा है, 4 से कनेक्टेड है, तो वो 1/4 ही दे पाएगा, ठीक है, 1/4। 1/4 ऑफ एन एटम बिलोंग्स टू यूनिट सेल। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि क्या कितना पार्टिसिपेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया गया, फिर उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट यूनिट सेल कितने कितने हैं। तो प्रिमिटिव में 1 एटम आएगा और फेस में 3 और बॉडी सेंटर्ड में 2 आएगा। इस तरह से हमको कैलकुलेशंस के बारे में मिलता है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन दी हुई है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जो नियरेस्ट पार्टिकल का जो नियरेस्ट नेबर होता है उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी डिटेल वीडियो में पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है, तो आप डिटेल वीडियो से इसको अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जो अब कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वो 1 डायमेंशन में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिंगल डायमेंशन में ये स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि क्लोज पैकिंग जो होती है ये 1 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है कि सारे पार्टिकल्स एक सिंपल एरो पे अरेंज्ड है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। ये जो है जैसे कि मान लीजिए कि इसी रो को, ये जो आपकी ये रो दी हुई है, इसी रो को जो है इट इज़ जनरेटेड बाय स्टैकिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इनटू 2 वेज। 2 तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसकी हम डिटेल देखते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कि डिस्क्रिप्शन करेंगे इसके बारे में, इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो क्लोज पैकिंग जो है वो 2 डायमेंशंस में 2 तरह की थी। अब 3 डायमेंशंस में जो है इसमें बताया गया है कि ये हम कैसे बनाएंगे। ये हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से ही बनाते हैं, ओके, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से ही बनाते हैं। और ये जो है होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, ओके। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग को दिखाया कि इसमें इस तरीके से जो है मान लीजिए यहाँ पर इस सिस्टम में ये समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे, ये ए टाइप, ठीक है, ये ए टाइप मतलब कि ये सारी लेयर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, बनाकर दिखाया है अपनी डिटेल वीडियो में, तो यू कैन ईजिली गेट इट। तो आपको पता है कि ये जो है कैसे बनती है। ये जो स्फेयर्स होते हैं सेकेंड रो को एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली, यानी कि हमने पहले वाली रो के का जो पहला पार्टिकल है उसके जस्ट ऊपर
ठीक है। अब इसके बीच में भी स्पेस दिख रहा है, उसके स्पेस के अंदर हमने ये जो बॉल दिख रही है, ये इस बॉल को ना रख के उसके हेड पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की ये ए टाइप जो है अरेंजमेंट को जनरेट करता है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, क्योंकि देखिए ये हमारा बीच वाला पार्टिकल है, ओके। इसमें 1 2 3 4 इसके चारों तरफ आपको 4 नेबर दिख रहे हैं, और ये स्क्वायर जैसा बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि इसके पास 4 नेबर है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि हमने जो स्फेयर के बीच में जो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, ये इन दोनों के बीच में जो गहरा गड्ढा दिख रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, इसके अंदर हमने दूसरी बॉल को रख दिया है, तो ये ए बी टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, और इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि ये हमारा बीच वाला स्फेयर, फिर इसके जो नेबर्स हैं वो कितने नेबर्स पार्टिकल्स हैं, 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 नेबर्स हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6। और इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ए बी टाइप। अब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखेंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, अभी देखिए इसने यहाँ पर एक एक लाइन में रिफाइन यहाँ पर किया गया था, फिर उसके बाद डायग्राम बनाकर बताया गया। अब 3 डायमेंशन बनाएंगे। 3 डायमेंशन भी हम किससे बना रहे हैं, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि ये जो पहला दिखाया हुआ है, आप देख लीजिए, इसके अंदर बस वही सिस्टम दिख रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया, जो स्फेयर की जो अपर लेयर है उसको एग्जैक्टली एक अपर लेयर पूरी ये थी, इस पूरी एक अपर लेयर के ठीक नीचे, यानी कि उसी बराबर में, तो इसमें भी ए टाइप पैटर्न दिख रहा है। इसके एक के ऊपर एक हम पूरी एक पर्टिकुलर लेयर बनाते चले गए हैं, परफेक्टली लेयर बनाते चले गए हैं, और इसके अंदर एक इमेजिनरी क्यूब दिख रहा है। आप देख सकते हैं इमेजिनरी क्यूब का मतलब क्या है कि सामने से ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। लेकिन इसको ये क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनल उसमें बन रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, ठीक है। और इसका जो पैटर्न है वो ए टाइप होता है। फिर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक, यानी कि अब हेक्सागोनल से बनाएंगे। तो हेक्सागोनल से बनाएंगे तो इसको भी प्लेस करने का 2 तरीका होता है। प्लेसिंग दीज बॉन्ड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, और या तो प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द थर्ड लेयर, ठीक है। यानी कि आपकी जो इसके अंदर फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर, यानी कि इसमें डिफरेंस आया है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि प्लेसिंग दीज बॉन्ड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर पे रखेंगे। फिर दूसरा है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर को थर्ड लेयर के ऊपर करके, तो इस तरह से करेंगे तो ये वॉइड्स का जनरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया गया है पूरा डायग्राम के थ्रू, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ की 2 तरह से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। इसमें आपको एक्सप्लोडेड व्यू दिखाया गया है इस डायग्राम के थ्रू, और मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है बना के कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। HCP जो इसका है ज्योमेट्रिकल पैकिंग किस तरह से बनती है, ये पूरा हेक्सागन दिखता है, और बीच में जो है इसमें एक ट्रायगोनल वॉइड की तरह से दिखता है, तो उस वॉइड के अंदर हम दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे पैटर्न आप देख रहे हैं कि इसका बेसिक टर्म ये है समझने का कि जो इसका पैटर्न है बच्चों, उसका पैटर्न क्या है, ए, ठीक है। फिर हमने 3 बॉल बीच में रख दी, जो बीच में हमारी जगह थी, तो एक वाइड बन गया, बी। फिर हमने फर्स्ट लेयर के जो फर्स्ट लेयर और इसके अंदर क्या सिमिलर है, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सिमिलर है, और सेकेंड लेयर और फोर्थ लेयर सिमिलर है, यानी कि ये ए बी टाइप बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 4 लेयर ऑफ स्टैक्ड स्फीयर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर सिमिलर है, और जो सेकेंड थर्ड है वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये इस तरह का डिफरेंस आता है, हमने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बी, यानी कि एक के बाद एक जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक के बाद 2 सिमिलर है, फिर चेंज आ गया है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उसमें जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो उनके लिए ये थोड़ा टफ होगा, क्योंकि आपने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो डिटेल में पढ़ चुके हैं और रिवाइज कर रहे हैं। जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है वो मेरे चैनल पर डिटेल में इस चैप्टर का ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन ईजिली देख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इस तरह से फिर अब इसमें नेक्स्ट हमारा है कवरिंग द ऑक्ट्राहेड्रल वाइड्स। ये जो ऑक्ट्राहेड्रल वाइड्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड लेयर बनती है वो कवर्ड होती है स्फेयर की थर्ड लेयर से, ठीक है। अब ये इसमें बताया गया है कि किस किस तरह से ए बी सी टाइप पैटर्न होता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाता है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 होता है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल सिस्टम बनता होगा, और इसका एग्जाम्पल है कॉपर और सिल्वर, और यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको बनाया गया है। अब टाइप्स ऑफ वॉइड देखिए, यहाँ पर वॉइड के बारे में बताया गया है टॉप व्यू। अब इसके अंदर जो वॉइड क्या होता है, बेसिकली जो स्फेयर हमारे जो ये होल जनरेट होता है, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं वॉइड्स, वो जगह, वो खाली स्थान, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वॉइड टेट्राहेड्रल होल दिखाया गया है यहाँ पर, तो ज्योमेट्रिकल वॉइड। अब ये टेट्राहेड्रल, अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनती होगी, तो यानी कि 2 जो ट्रायंगुलर बेसिस है उसको एक वॉइड के अंदर, यहाँ पर देखिए ये एक आपका सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, और यहाँ बीच में होल दिख रहा है, इसके ऊपर आपने स्फेयर रख दिया तो वो उसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर लिया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यूबिक पैकिंग अरेंजमेंट जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल उसके अंदर वॉइड प्रेजेंट होती है, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है वो इक्वल मतलब लैटिस के अंदर, इन लैटिस इक्वल नंबर ऑफ द क्लोज पैक पार्टिकल्स, जितने भी क्लोज पैक पार्टिकल्स होंगे उसके बराबर होती है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ट्वाइस नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब आपकी डिफरेंट यहाँ पर दी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म भी है मतलब कॉम्पिटेटिव लेवल से, तो ये आपके लिए समझने में आगे चल के मतलब कोई क्वेश्चन इससे रिलेट आए तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर डबल होती है और कहाँ पर इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अब इसको कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी क्लोज पैक्ड पार्टिकल मान लेते हैं हम n है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वाइड में वो क्या है, n है, तो जो नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वाइड होगी वो 2n हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। अब पैकिंग एफिशिएंसी, अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितनी एफिशिएंसी है, कितनी एबिलिटी है कि वो कितना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। तो यहाँ पर जो है हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, और इसका भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से विद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मैंने अपनी वीडियोस में दे रखा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंट की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ फेस सेंटर्ड की दी हुई है, ये सब कैलकुलेट की जा चुकी है वीडियो में पहले। 74% पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 68%, एंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%, ठीक है। अब रेडियस रेशियो भी इस तरह से देखिए सबका दिया हुआ है, आप यहाँ पे से स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन के उससे लर्न कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वीडियो से, ठीक है। रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए दिया हुआ है, और उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए भी दिया हुआ है, और यहाँ पर फिर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड एज लेंथ वो भी चीज़ दी हुई है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, और फेस सेंटर्ड के लिए। ये सारे फार्मूला आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अब नंबर ऑफ़ यूनिट सेल इन एटम, अब यहाँ पर देखिए ये भी इसमें कैलकुलेट करके बताया गया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या कितना नंबर होता है, 1 होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 होता है, एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में z इज इक्वल टू 2, यानी z हम किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है, उसको हम z से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को आप कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल की क्या डेंसिटी होगी, ठीक है। और इसमें बेसिकली
तो अब हम क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आपका है क्रिस्टल डिफेक्ट। बेसिकली जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। ये दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट देखिए इरेगुलरिटीज़ या कोई भी डेविएशन उसके आइडियल बिहेवियर से, आइडियल अरेंजमेंट से किसी एक सर्टेन पॉइंट पर हो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। लाइन डिफेक्ट वो होता है जो कि पूरी की पूरी रो में डिस्टर्बेंस हो, पूरी इंटायर रो डिस्टर्ब हो, इरेगुलरिटी हो या डेविएट करती हो अपने अरेंजमेंट से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल सिस्टम है एक, जो किसका है, NaCl क्रिस्टल सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप ये देखिए कि इसमें से एक पॉजिटिव आयन जो है सोडियम का निकल गया है, ठीक है, और उसने एक होल जनरेट कर दिया है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। आपने तो यहाँ पर आयनिक सॉलिड को देखा और यहाँ पे टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक सॉलिड, तो वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी एक होल जनरेट कर दे रहा है और जिससे क्या हो जा रही है, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जा रही है, वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? A crystal is said to have interstitial defect when some constituent particle, atom or molecules occupy an interstitial site। यानी कि किसी इंटरस्टिशियल साइट में कोई एटम या मॉलिक्यूल्स आकर जगह ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके अंदर देखिए ऊपर तो वैकेंसी जनरेट हो रही थी, होल क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो इस डिफेक्ट से क्या हो रहा है, उसकी डेंसिटी को इंक्रीमेंट मिल रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक सिंपल रो चल रही थी, अब इस सिंपल रो के अंदर क्या हो जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ये। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर आयनिक सॉलिड। शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, इन सारे डिफेक्ट्स को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है बहुत शॉर्ट में। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों एक्साइटमेंट के बाद अपनी साइट को छोड़ देते हैं और इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएट करते हैं, तो वो कहलाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। पॉजिटिव आयन, यहाँ पे डायग्राम में भी यही चीज़ दिखाई गई है। अब उसके बाद फ्रैंकल और लोकेशन डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो स्मॉलर आयन होता है, स्मॉलर आयन का मतलब क्या है कि जो साइज़ में छोटा होगा तो कैटायन ही छोटा होता है, वो डिसलोकेट हो जाता है अपनी नॉर्मल साइट से, ठीक है, और किसी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है और ये क्रिएट कर देता है वैकेंसी डिफेक्ट जहाँ से ये गया है, ठीक है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है जहाँ पर ये पहुँचा है, यानी कि एट ए टाइम ये दो तरह के डिफेक्ट को क्रिएट कर रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल और डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये जो है इससे इसकी डेंसिटी में सॉलिड की कोई चेंज नहीं आता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है आयनिक सब्सटेंस में ज़्यादातर दिखाई देता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आयंस होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट के अंदर क्या ये अराइज कब होता है कि जब एक मेटल आयन की जो अपनी लैटिस साइट से गायब हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि बाई एडजस्टेशन हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहती है, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। रीज़न फॉर कॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल डिफिशिएंसी के बाद मेटल एक्सेस, एनायनिक वैकेंसीज एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो पहला एनायनिक वैकेंसीज क्या है, कोई भी कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा मेटल आयन हो, या ठीक है, एनायनिक वैकेंसी का मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल आयन हो इफ़ द निगेटिव आयन इज एब्सेंट फ्रॉम द लैटिस साइड। अगर मान लीजिए कि उसमें से निगेटिव आयन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो एम्प्टी लैटिस साइड है ये एक होल क्रिएट कर देती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस साइड को एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज की वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो ये जो होल ऑक्यूपाइड होता है तो ये एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर, यानी कि जो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, जो कि ऑक्यूपाई हुआ है एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ये आप बोलते हैं फर्बेंस इंटर सेंटर। एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अ कंपाउंड। तो सोचिए कि इस
इम्प्योरिटी से, इस डिफेक्ट से जो है किसी भी क्रिस्टल के अंदर खूबसूरत कलर आता है। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा कैटायन हो जाए, इफ कैटायन इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है तो फिर वो एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट कर देता है, जनरेट कर देता है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको हम ओम, मीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में हमने इनको मेजर किया हुआ है। अब इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स किस किस रेंज के बीच में आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपको। 10⁴ टू 10⁷ जो है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टर के लिए है, और 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इंसुलेटर के लिए। उसी तरह से 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 सेमीकंडक्टर्स के लिए है ये रेंज। अब यहाँ पर ये जो आपका बैंड डायग्राम है, इस बैंड डायग्राम के थ्रू बताया गया कि किस तरह से फिलिंग होती है और ओवरलैपिंग कैसे होती है, और मेटल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है, और फिर वो इंसुलेटर का क्या बनता है, किस तरह से उसके अंदर कंडक्टिविटी हो पाती है और किस तरह से नहीं हो पाती है। देखिए जो इंसुलेटर का यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैंड गैप होता है बहुत कम होता है मेटल के अंदर, और ये कंडक्शन बैंड है जो कि एक एम्प्टी बैंड है। जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन जम करके एम्प्टी बैंड में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैप कम है तो इसकी वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एक इंसुलेटर को देखेंगे तो इंसुलेटर की जो होता है, ये जो फॉरवर्डिंग गैप होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और इसके अंदर कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को जम करने की एबिलिटी नहीं होती है, और वो ताकि ये वो गैप को क्रॉस कर सके और वो एम्प्टी बैंड में, कंडक्शन बैंड में जा सके, तो इसलिए इंसुलेटर में कंडक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में भी ये जो गैप होता है बहुत स्मॉल होता है, फॉरवर्डिंग गैप। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जम करते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, कुछ जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते, इसलिए कुछ कंडक्टिविटी इसके अंदर शो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जितना आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना आप इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जम करेगा क्योंकि गैप कम है। अब कंपेयर करेंगे आप गुड कंडक्टर से, तो उससे गैप थोड़ा ज़्यादा है, बट इंसुलेटर से बहुत कम होता है। और इसी बेसिस पे कि इसकी जो टेम्परेचर जो है, थर्मल एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली यूज़फुल है बहुत ज़्यादा एट कमर्शियल लेवल। अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर जो फॉरवर्डिंग गैप बहुत कम होता है, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर जो है जम कर सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और कुछ कंडक्टिविटी शो करते हैं, और इनके अंदर बहुत लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इनके अंदर एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं। इंट्रिंसिक मतलब तो हम उसको इंट्रिंसिक यानी कि हम इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी हम इसके अंदर ऐड करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हेन एन एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक, यानी कि इंट्रिंसिक के अंदर जब हम कोई एक एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। अब ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी जो है किसी भी जो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके सेमीकंडक्टर की, हम डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डोपिंग। यानी कि इंट्रिंसिक को हम एक्सट्रिंसिक बनाते हैं डोपिंग के थ्रू। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। अब एन टाइप जो है वो निगेटिव टर्म के लिए है, और पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्म के लिए है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है जिसमें मैंने आपको डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सिलिकॉन इज डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी लाइक 15, यानी कि सिलिका का एक वो है सेमीकंडक्टर है, और इसके अंदर हमने इससे ज़्यादा वाले
इससे ज़्यादा वाले मतलब किसके हायर ग्रुप वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एलिमेंट को यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हमने इसके अंदर इम्पोर्ट किया। तो उसके बाद क्या हो गया, तो उसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो दिस इंक्रीज कंडक्टिविटी ड्यू टू द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से हमने इसको नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बस वही बात है कि अब सिलिकॉन में क्या करेंगे, उससे लो वाले इलेक्ट्रॉन जिसकी वैकेंसी कम होगी उससे, ठीक है, तो ग्रुप 13 का हम करेंगे। तो जब ग्रुप 13 का करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होल क्रिएट हो जाता है, और वो होल क्या करता है, दे आर फाउंड विद द सिलिकॉन डोप। ठीक है, वो जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाता है। ओके, दिस इंक्रीज कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज होल, यानी कि वहाँ पे निगेटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होल की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे आपके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे। ये क्विक रिवीजन था, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से डिटेल वाइज पढ़ लिया है, और वो सिर्फ हल्का सा रिवीजन करना उनके लिए ज़रूरी होता है हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। तो ये वन शॉर्ट वीडियो है जो कि इस चैनल पर अपलोड है, और आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस टॉपिक को बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे मैम बना दीजिए, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। और आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, दोस्तों में शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।